जैसे जैसे हमारी समझ सोशल मीडिया को लेकर बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें उसके घातक साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पता चल रहा है। सोशल मीडिया हमें जरूर जोड़ता है, लेकिन हमें तोड़ता भी है। हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भंडार भी बन रहा है। हमारी अगली पीढ़ी को बेहतर बना सकता है, लेकिन शायद उसे बर्बाद भी कर रहा है यही सोशल मीडिया। एक पल आप क्यूट कुत्ते बिल्लियों के वीडियो देख रहे हो, एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, और अगले ही पल आप एक पैनिक अटैक मोड में चले जाते हो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी के पास आपसे बेहतर बॉडी है, बेहतर स्किन है, कोई आपसे अच्छा वेकेशन पर चले गया है, या दिखने में आपसे अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, आपसे बेहतर गाड़ी चला रहा है। सोशल मीडिया हमारे ऊपर प्रेशर डालता है, इस बात से लगभग सभी इसको मानेंगे, इस पर डिबेट नहीं है। लेकिन अब सोचो यही प्रेशर एक 12 साल के बच्चे पर, अब सोचो उस पर क्या हो रहा होगा, वो क्या महसूस कर रहा होगा जब इतना सोशल मीडिया का प्रेशर आप उसके दिमाग पर डाल रहे हो। लाइक्स और शेयर के पीछे भागना, जो किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, एक बुरा कमेंट, किसी की साइबर बुलिंग की भद्दी हरकत उसकी पूरी दुनिया को हिला सकती है। सेल्फ डाउट एंजाइटी में बदल सकती है। रातों तक नींद, रात रात तक नींद नहीं आ सकती है। चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, और जो सोशल मीडिया टाइम पास से शुरू हुआ था वो काफी महंगा पड़ सकता है। अब आप कहोगे ये मैं किसी की कहानी बता रहा हूं, ये तो एक्सेप्शन होगा, लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की रोज की सच्चाई बन चुकी है। अगर अखबार के पन्ने टटोलोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो सोशल मीडिया रिलेटेड स्ट्रेस, सोशल मीडिया रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल रिलेटेड सेल्फ हार्म अमंग्स टीनेजर्स की अनगिनत आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने एक रेवोल्यूशनरी और कंट्रोवर्शियल कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स लीगल तरीके से बैन कर दिए हैं। 10 दिसंबर से अगर आपकी उम्र 16 साल से कम है तो इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, यह सब आपके लिए बैन हो चुका है। वहां की सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया सिर्फ एडिक्शन का प्रॉब्लम नहीं, यह एक मेंटल हेल्थ माइनफील्ड है, खासतौर की हमारे बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए। और चौंका देने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि फेसबुक जैसी कंपनीज को यह बात मालूम थी, ये सब वो जानते थे, एडिक्शन के बारे में उन्होंने रिसर्च किया था, लेकिन सच को सालों से वो दबाते आए हैं। तो अगर प्रॉब्लम है भी सोशल मीडिया और टीनेजर्स को लेकर, तो क्या इसे बैन करने से कुछ होगा, या ये गवर्नमेंटल ओवररीच है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है सरकार का, या दुनिया भर में सोशल मीडिया का कहर से निपटने के लिए शायद पहला कदम? देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में लाए गए इस सोशल मीडिया बैन को आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे। क्यों इस बैन ने दुनिया भर में एक नए डिबेट को जन्म दिया है ऑन टीनेज ऑनलाइन सेफ्टी। क्या ये सरकार हमारी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी नहीं दे रही है, या सच में हमारे जो टीनेजर्स हैं उनके ब्रेन को हाईजैक करने के लिए ये सोशल मीडिया कंपनी इंजीनियरिंग कर रही है? सोशल मीडिया टीनेजर्स के लिए कितना हानिकारक है, यह बात जानते हुए भी फेसबुक ने किस तरीके से इस पूरे मामले को पब्लिक से बचा कर रखा? और फाइनली क्या इंडिया जैसे देश में जहां सोशल मीडिया का जबरदस्त कंजम्पशन और इस्तेमाल होता है, वहां भी टीनेजर्स को लेकर इस पर किसी प्रकार की रोक लगानी चाहिए या नहीं? 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स अब बैन हो चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे किक और ट्विच भी इस बैन से प्रभावित हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र की बच्चों के एक्सेस को नहीं ब्लॉक करते हैं तो इन पर पेनल्टी लगने वाली है। यूट्यूब किड्स, गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स इस बैन में शामिल नहीं है। इस बात पर भी आलोचना हो रही है कि कैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और एआई चैटबॉट्स को बैन में शामिल नहीं किया गया है। सरकार का वहां कहना है कि वो लिस्ट को रिन्यू करते रहेंगे और आगे भी डिसाइड करेंगे क्या करना है। यह पहली बार है कि किसी देश ने ऐसा एक टीनेज बैन, एक कानून बनाया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि यह बच्चों को सोशल मीडिया के रिस्क जैसे साइबर बुलिंग, हार्मफुल कंटेंट, ऑनलाइन प्रेडेटर्स और ग्रूमिंग जैसे रिस्क से बचाने के लिए किया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फ्री स्पीच कैंपेनर्स का कहना है कि यह बैन बच्चों के अधिकारों को इग्नोर करता है, टीनेजर्स का राइट टू इंफॉर्मेशन छीन लेता है, और ऐसे बैन से सोशल मीडिया पर जो टीन्स हैं वो कॉन्वर्सेशन को अब अंडरग्राउंड ले जाएंगे, इलीगल एप्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसका प्रभाव और भी घातक हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा टीनेज बैन इन्फोर्स किया भी जा सकता है? दरअसल बैन को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थोप दी गई है, ना कि बच्चों पर या उनके पेरेंट्स पर। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स को कुछ रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे जिससे एज चेक किया जाए, जैसे आईडी अपना अपलोड करो, फेशियल या वॉइस रिकग्निशन टूल्स का इस्तेमाल करो, एआई का इस्तेमाल करो। एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूर स्पेसिफाई किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार अब इन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ा फाइन लगाएगी अगर यह पाया गया कि इस बैन का उल्लंघन वो कर रहे
हैं, एज वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, $32 मिलियन या कह लीजिए $50 मिलियन का फाइन लगेगा इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट ना भी हो तो आप यह बात तो समझ गए होंगे कि ऐसे बैन का उल्लंघन काफी आसान है। यह फुल प्रूफ तो है नहीं। अगर फेशियल रिकग्निशन की बात कर दे तो उम्र का अंदाजा लगाना सही या गलत भी हो सकता है। कभी गलत यूजर भी ब्लॉक हो सकता है, उसे अंडर एज डिटेक्ट कर ले अगर एआई। ऐसे केसेस में इजीली इसको बाईपास करना भी आसान होता है। हैक कर लिया, रूट कर लिया। टिकटॉक ऑस्ट्रेलिया में तो खबर यह आ रही है कि टिकटॉक पूछ रहा है कि क्या आप 16 साल के हो या नहीं। अगर आपने यस टैप कर दिया तो हो गया काम, आप वेरीफाई हो गए एज अबव 16 ईयर्स। तो फिर यह सब एक दिखावा है या एक संदेश है जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार जनता को देना चाहती है। ठीक जैसे ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना या स्कूल के बच्चों को शराब और सिगरेट से दूर रखना, ये हमेशा इन्फोर्स तो नहीं हो पाती हैं 100%, लेकिन जनता के भलाई के लिए एक डायरेक्शन तो जरूर देती है सरकार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि यह बैन बच्चों को बच्चा रहने का अधिकार देगी। लेकिन इस फैसले ने पेरेंट्स और नेटिजन्स को दो कैंप में विभाजित कर दिया है। कुछ पेरेंट्स इसकी तारीफ कर रहे हैं और कुछ इसे एक ड्रास्टिक और अथॉरिटेरियन एक एक्शन बता रहे हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में सरकार का इस तरीके से लोगों की जिंदगी में दखल देना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ का तो यह कहना है कि बच्चों की सुरक्षा कम और सरकार का कंट्रोल बढ़ाने का ज्यादा प्लान यह लग रहा है। This is draconian overreach. This is the government declaring we have the right to parent your children, not you. No one should be parenting the nation's children besides the parents of these children. किसी ने कहा कि यह डीप सर्वेलेंस की ओर एक कदम है। आज टीनेजर्स, कल अडल्ट्स। कुछ और का कहना है कि यह इफेक्टिव बैन नहीं होने वाला है और इसके बदले बच्चों और पेरेंट्स को सिखाया जाए कि सोशल सेफ्टी कैसे मेंटेन किया जाए और उसकी जरूरत क्यों है। और दो टीनेजर्स ने तो सरकार के फैसले को ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है, यह कह के कि यह असंवैधानिक है और उनके राइट टू फ्री कम्युनिकेशन का उल्लंघन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि यह बैन इफेक्टिव नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा और उल्टा यह बैन उन वनरेबल बच्चों को आइसोलेट कर देगा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना दुख, अपना दर्द, अपने इश्यूज दुनिया के सामने रख पा रहे थे, मे बी एनोनिमसली ऑल्सो। सोशल मीडिया कंपनीज का यह भी कहना है कि इससे यूजर्स की प्रिवेसी भी खतरे में आ सकती है। लेकिन सच तो यह भी है कि सोशल मीडिया कंपनीज में डर का माहौल है कि भाई बाकी देश भी देखा देखी ऑस्ट्रेलिया की तरह यह कदम ना उठा ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस को ठप ना कर दे। क्या हमें यहां भारत में टीनेज दिमाग पर सोशल मीडिया के बुरे इंपैक्ट के बारे में मालूम भी है? उसके बारे में जानने से पहले यह बात जान लो कि अडल्ट हो या टीनेजर, सबका डेटा, सबका कंजम्पशन सोशल मीडिया कंपनीज, ऑनलाइन ऑपरेटर्स के लिए सोने जैसा होता है। आपका अटेंशन, आपका डेटा उनके लिए हीरा मोती होता है। इसीलिए मैं नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करता हूं फॉर माय ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। नॉर्ड एक लेयर ऑफ सेफ्टी देता है आपको, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सेफ रखने के लिए। नॉर्ड वीपीएन आज के हमारे एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं। ये एक एसेंशियल डिजिटल टूल है जो मेरा सारा इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रखता है, इंटरनेट पर किसी साइट को ब्लॉक नहीं होने देता है, ऑनलाइन मैलवेयर ट्रैकिंग से मुझे बचाता है और मैं क्या कर रहा हूं, क्या रिसर्च कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, इसे ट्रैक नहीं होने देता है। नॉर्ड वीपीएन के हजारों सर्वर्स हैं जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, तो आपका जो नेट है, इंटरनेट है, वो सच में ग्लोबल हो जाता है। वो न्यूज और एंटरटेनमेंट, वो ट्विटर अकाउंट्स जो आपके देश में लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, वो अनलॉक हो जाता है और आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहता है। यहां तक कि इंडिया से नॉर्ड ने अपने फिजिकल सर्वर्स हटा दिए क्योंकि इन्हें अपना कस्टमर इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर नहीं करना था, उन्होंने मना कर दिया था। अगर आप साइन अप करते हैं फॉर नॉर्ड वीपीएन वाया nordvpn.com/देशभक्त तो 2 साल के प्लान के साथ साथ आपको मिलता है अ ह्यूज डिस्काउंट इन 4 एडिशनल मंथ्स फॉर फ्री। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है, nordvpn.com/देशभक्त। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इस पूरे सोशल मीडिया बैन इशू पर डिबेट तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस बात पर फोकस कम है कि यह हमारे दिमाग को खोखला कैसे बना रहा है। अगर आप एक टीन पेरेंट हो तो यह बात ध्यान से सुनना, यह सारे रिसर्च्ड फैक्ट्स हैं। नंबर 1, रिसर्चर्स का मानना है कि कांस्टेंट सोशल मीडिया यूज से बच्चों के फोकस करने की क्षमता को बहुत नुकसान अब पहुंच रहा है। नंबर 2, बड़े स्तर पर यह पैटर्न पूरी एक पीढ़ी के फोकस करने, सीखने और जानकारी याद रखने की क्षमता कम कर रहा है। नंबर 3, यूएस में हुई एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया शायद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या एडीएचडी के केसेस बढ़ने में अब एक मुख्य कारण हो सकता है। नंबर 4, एक और स्टडी के मुताबिक जो बच्चे सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स को ज्यादा या एडिक्टिवली इस्तेमाल करते हैं उनमें सुइसाइडल बिहेवियर, सुइसाइडल थॉट्स, उनकी रिस्क बढ़ जाती है। पर और ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इसमें कुछ नया नहीं है।
कम से कम फेसबुक के लिए। फेसबुक ये सारी चीजें सालों से जानती थी। जब मां बाप स्क्रीन टाइम डिसाइड करने में बिजी थे, तब बिग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक, मेटा जैसी कंपनीज हमारे बच्चों पर रिसर्च और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स रन कर रही थी। जो इन एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला, वो इनके लिए भी इतना डिस्टर्बिंग था, इतना डैमेजिंग था कि उन्होंने अपने ही फाइंडिंग्स को, अपने ही रिसर्च को दुनिया के सामने आने से रोक दिया। ठीक जैसे सिगरेट कंपनीज को मालूम था कि निकोटीन से कैसे कैंसर फैलता है, लेकिन उन्होंने यह रिसर्च रोक के रखा, लोगों से झूठ बोलते रहे। इस केस में फाइनली 2021 में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स लीक होती हैं और यह बात सामने आती है। एक लीक के मुताबिक 2019 से ही फेसबुक ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि इंस्टाग्राम का यंगर यूजर्स पर क्या मेंटल इफेक्ट पड़ता है, और बार बार उनकी रिसर्च ने यह दिखाया कि यह प्लेटफॉर्म्स काफी यूजर्स के लिए हानिकारक है, खासतौर पर टीनेज गर्ल्स के लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा देखी गई 2019 के एक इंटरनल प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड साफ तरीके से कहता है कि इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो 3 में से 1 टीनेज लड़की में बॉडी इमेज इश्यूज को और बढ़ा देता है इंस्टाग्राम। 2020 की एक और प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि 32% टीनेज गर्ल्स ने कहा है कि जब उन्हें अपने बॉडी के बारे में बुरा लगता है तो इंस्टाग्राम उन्हें और भी बुरा महसूस करवाता है। एक और स्लाइड में लिखा है, टीनेजर्स बढ़ती एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए इंस्टाग्राम को ब्लेम कर रहे हैं। 2019 और 2020 के ये फोकस ग्रुप्स, ऑनलाइन सर्वेस, डायरी स्टडीज पर बेस्ड ये इंस्टाग्राम रिसर्च ये बात साफ कर देती है कि कंपनी को पूरी तरीके से मालूम था कि उनकी प्रोडक्ट माने इंस्टाग्राम टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर क्या असर डाल रही है। फिर भी पब्लिक में फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स, मतलब फेसबुक के एग्जीक्यूटिव जो इंस्टाग्राम को 2012 से ओन करते हैं, जब उन्होंने खरीदा था इंस्टाग्राम को, फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स ने बार बार यही कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म टीनेजर्स पर कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट मेटा समेत 4 सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ एक लॉसूट चल रही है, जिसके दौरान कई शॉकिंग एलिगेशंस और डेटा पॉइंट्स सामने आते हैं। पिछले महीने की कोर्ट फाइलिंग्स में यह बड़ा दावा किया गया है कि मेटा ने बच्चों के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स के रिस्क को जानबूझकर कम दिखाया, पब्लिक को जानबूझकर मिसलीड किया। टाइम मैगजीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बातें सामने आई हैं वो मेटा में काम कर रहे या काम कर चुके एग्जीक्यूटिव्स ने स्वॉर्न डेपोजिशंस में, माने अंडर ओथ इंटरनल ईमेल्स के जरिए और कंपनी के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पर यह आधारित हैं, जो इस लॉसूट की डिस्कवरी प्रोसेस के दौरान सामने आए। यानी वो प्रोसेस जब कंपनी को कानूनी तरीके से डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करने पड़ते हैं कोर्ट को, जिसकी मांग कोर्ट से होती है। इसके पहले कि हम मेटा के खिलाफ लाए गए कुछ बड़े इल्जाम हम डिस्कस करें, याद रखिए ये हथकंडे हर छोटा बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज के डेट में इस्तेमाल कर रहा है। नए कस्टमर्स को कैसे पकड़ना है, कैच देम यंग कैसे करना है, और कस्टमर्स को अपने पास कैसे उलझा कर रखना है, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो बच्चे हो, इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1 जो सबसे बड़ा एलिगेशन है, मेटा का सेक्स ट्रैफिकिंग कंटेंट के लिए थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड नहीं है, वो मजाक है। इंस्टाग्राम की फॉर्मर हेड ऑफ सेफ्टी एंड वेलबींग वैष्णवी जयाकुमार ने कोर्ट को बताया कि 2020 में जब उन्होंने मेटा ज्वाइन किया तो वो दंग रह गई थी, यह देखकर कि कंपनी की 17X स्ट्राइक पॉलिसी क्या है, और यह उनके लिए है जो रिपोर्टेडली सेक्स ट्रैफिकिंग में शामिल थे। हिंदी में बोलूं तो किसी अकाउंट को डिलीट करने से पहले उनको कम से कम 16 बार रिपोर्ट होना होगा। सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस क्राइम के लिए 16 बार कम से कम रिपोर्ट होना होगा, उसके बाद इनका अकाउंट डिसेबल किया जाएगा। दूसरा एलिगेशन, मेटा ने यूएस कांग्रेस से झूठ बोला कि उन्हें पता नहीं था कि उनके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए कितना हानिकारक हो सकते हैं। 2019 के इंटरनल रिपोर्ट्स, इसके बारे में अभी हमने बात की, जिसमें साफ हो गया था, मेटा को साफ पता था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का ज्यादा इस्तेमाल करने पर टीनेजर्स की एंजाइटी और डिप्रेशन रेट्स बढ़ जाती हैं। 2019 के एंड में मेटा ने एक डीएक्टिवेशन स्टडी चलाई। इस स्टडी से सामने आया कि अगर यूजर्स एक हफ्ते के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दे तो उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस कम हो जाती है। पर मेटा ने यह स्टडी तुरंत रोक दी और रिजल्ट्स कभी पब्लिक होने नहीं दिए, क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारना चाहता है। फिर दिसंबर 2020 में सेनेट जुडिशरी कमिटी में मेटा से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें पता था कि टीनेज गर्ल्स के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से डिप्रेशन या एंजाइटी बढ़ती है, क्या संबंध है, उन्हें पता था या नहीं। तो मेटा ने साफ साफ जवाब दे दिया कोर्ट को, नहीं हमें तो पता ही नहीं। तीसरा एलिगेशन, मेटा को पता था कि इंस्टाग्राम टीनेज बच्चों को अनजान एडल्ट से जोड़ने का काम भी करती है। इंस्टाग्राम पर एडल्ट यूजर्स द्वारा टीनेजर्स को हैरास करने, ग्रूम करने की प्रॉब्लम सालों से फेसबुक को पता है। कोर्ट फाइलिंग से मुताबिक 2019 के आसपास मेटा के रिसर्चर्स ने यह रिकमेंडेशन दी कि कम से कम टीनेज अकाउंट्स को बाय डिफॉल्ट आप प्राइवेट कर दो, ताकि कम से कम जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो कोई टीनेजर, तो वो अकाउंट प्राइवेट होगा और स्ट्रेंजर्स उनसे कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, बाद में भले ही सेटिंग्स चेंज कर ले कोई।
लेकिन मेटा ने इस बेसिक सजेशन को भी फॉलो करने से मना कर दिया, क्योंकि अपनी ग्रोथ टीम से उन्होंने पूछा कि अगर हम ये कर दें तो बिजनेस को कितना घाटा होगा। ग्रोथ टीम ने जवाब दिया कि अगर टीनेज अकाउंट्स को प्राइवेट बाय डिफॉल्ट कर दोगे तो इंस्टाग्राम पर हर साल 1.5 मिलियन एक्टिव टीनेज यूजर्स गायब हो जाएंगे। इसीलिए 2020 में मेटा ने यह फीचर लॉन्च ही नहीं किया, जानते हुए, टेक्नोलॉजी होते हुए। आखिरकार ये डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग 2024 में जारी की गई, इंप्लीमेंट की गई, बहुत प्रेशर आने के बाद। इनफैक्ट मेटा का सेंट्रल बिजनेस गोल ही यही है, यंग यूजर्स को अट्रैक्ट करना, उन्हें प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना। सच यह है कि आप अपने बच्चों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं दे रहे हो, आप इंटरनेट को अपने बच्चों का एक्सेस दे रहे हो। यह बात फिर से साबित हुई रिसेंटली जब रोब्लॉक्स पर एक पूरा का पूरा यूएस में केस चल गया, क्योंकि सालों से कंपनी को मालूम था कि गेमिंग के बहाने जो चैटिंग हो रहा है वहां एडल्ट प्रेडेटर्स घूम रहे हैं, बच्चों को ग्रूमिंग की जा रही है और इसी रोब्लॉक्स चैट के जरिए बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अक्सर सोशल मीडिया कंपनीज अपने सर्विसेज ज्वाइन करने का मिनिमम एज 13 का दिखाते तो हैं, 13 इयर्स एंड अबव, लेकिन यह नियम ज्यादातर पर कानूनी तौर पर लागू होता नहीं है, बल्कि सेल्फ रेगुलेशन का एक हिस्सा होता है। असल में यह सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर अपनी उम्र ईमानदारी से बताना चाहता है या नहीं। इसीलिए गड़बड़ी का स्कोप काफी ज्यादा है। यूरोप के कई देशों में किए गए सर्वेज ये बताती हैं कि बच्चे 13 साल से कम होने के बाद भी इन प्लेटफॉर्म्स का खुल के इस्तेमाल करते हैं, चाहे नियम कुछ भी कहें, तो ये प्रेडेटर्स के लिए एक हंटिंग ग्राउंड बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के फैसले ने इंडिया में भी एक बड़ा डिबेट अब छेड़ दिया है। क्या ऐसी पाबंदी, इस तरीके का बैन यहां भी लगना चाहिए? क्या कुछ फायदा हो पाएगा उससे? हमारे देश में एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली समाधान बैन नहीं, शिक्षा है, जागरूकता है, बिहेवियरल चेंजेस ये हो सकता है। इंडिया में कम्युनिटी एंगेजमेंट, काउंसलिंग बेस्ड स्ट्रैटेजीज पर भी ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की टेक्नोलॉजी हैबिट्स से काफी परेशान हो चुके हैं, वो ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि भाई इससे डील कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, मुश्किल स्थिति को हैंडल कैसे किया जाए जब बच्चा मेल्ट डाउन कर रहा हो उससे मोबाइल या टैबलेट छीनने पर। एक्सपर्ट्स इस बात से भी परेशान हैं कि बहुत छोटे बच्चों पर सोशल मीडिया एडिक्शन का जो असर है वो साफ दिखने लगा है। डॉक्टर मोनिका सुधीर जो एडोलेसेंट्स के साथ काम करती हैं, बताती हैं कि वो कैसे अक्सर अब ये गंभीर केसेस देख रही हैं। बहुत छोटे बच्चों को हाइपर एक्टिव देख रही हैं, फोन्स के लिए एडिक्टेड देख रही हैं, और कैसे कुछ बच्चों से डिवाइस लिए जाने पर वो वायलेंट टैंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ कानून से यह पूरा मसला यहां हल नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने के बजाय हमें एजुकेशनल मेथड्स पर ध्यान देना होगा, उसे सुधार वहां लाना होगा। छोटी उम्र से स्कूल में टैबलेट्स का इस्तेमाल या होमवर्क करने के लिए एआई पर निर्भर नहीं होना है बच्चों को। पहले बचपन पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्कूल के कॉरिडोर्स में निकलता था, आज बचपन उन्हीं स्क्रीन पर गुजर रहा है, वो स्क्रीन जो कभी स्विच ऑफ नहीं होती हैं। सोशल मीडिया एक मेंटल हेल्थ ट्रैप बन चुका है, जहां एक डबल टैप, एक स्क्रोल, एक छोटा सा कॉमेंट एंजाइटी या मेंटल हेल्थ इशू बन सकता है। और ये मैं कोई आने वाले कल की परेशानी नहीं बता रहा हूं, ये आज की सच्चाई बन चुकी है और हर उस इंसान की सच्चाई है जिसके हाथ में आज एक फोन है। और अगर सोशल मीडिया बच्चों के लिए इतना टॉक्सिक है तो आप सोचिए कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि हम पूरा एक टॉक्सिक सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए टोटल बैन नहीं, फाइन और पनिशमेंट भी नहीं, लेकिन सरकार को एक नोटिफिकेशन, एक एडवाइजरी तो निकालनी होगी। स्कूल्स को निर्देश देना होगा कि जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अंडर एज ड्राइविंग की तरह स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में समझाओ, उन्हें बताओ, उन्हें डेटा दो, उनको यह दिखाओ कि कैसे सोशल मीडिया कंपनीज उनके ब्रेन्स पर हाईजैक करने के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक जैसे गुड टच, बैड टच आज स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से टॉक्सिक मीडिया, नॉन टॉक्सिक मीडिया, एजुकेटिव सोशल मीडिया, उसमें जो फर्क है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझाने की एक जरूरत है। अब अगर सरकार संचार साथी कंपलसरी करने की सोच सकती है तो यह एजुकेशन तो कंपलसरी कर ही सकती है। उसके बाद भी अब जानबूझकर कोई कुएं में कूदना चाहे तो ठीक है, फिर सरकार भी कह सकती है हमने अपना काम किया। लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती है इस बीमारी के बारे में लोगों से, टीनेजर से बात करने की, क्योंकि 10 साल में मैं आपको अश्योर कर सकता हूं टीनेज सोशल मीडिया कंजम्पशन हम उसी स्तर पर बात करेंगे, उसी तरीके से बात करेंगे जो एक टाइम पर अंडर एज ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को लेकर जिस बात पर डिबेट और डिस्कशन हुआ करती थी। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को शेयर करो, डिस्कस करो। वैसे आपको क्या लगता है कि इस तरीके का बैन से कोई काम हो पाएगा इंडिया में? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। Many thanks to Nord for making this episode possible। जैसे कि मैंने बताया, Nord के 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलता है ह्यूज डिस्काउंट एंड 4 एडिशनल मंथ्स फॉर फ्री। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है। मेक योर ऑनलाइन लाइफ सेफर डेफिनेटली, एंड ऑल्सो मेक इट सेफर फॉर टीनेजर्स। Many thanks for watching।